हेलो एवरीवन। आज उपाय की ये 13 क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। और आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या रिवोल्यूशनरी मोमेंट हुए इंडिया में। तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रांतिकारी मतलब क्या क्या आंदोलन हुए भारत में। तो देखो, आज़ादी जो मिली उसमें दो तरह के लोगों का योगदान हो सकता है। एक वायलेंस में बिलीव करने वालों का, एक तरह से एक नॉन वायलेंस में बिलीव करने वालों का। नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाले, विश्वास रखने वाले, मतलब अहिंसा में, मतलब हिंसा नहीं करनी, अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, उन लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों को हमको ऐसे मारना पीटना या धमकाना नहीं है। जस्ट उनको क्या तो हम लोग उन्हें प्यार से मनाएंगे या फिर उनका साथ नहीं देंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, उनका कहीं पे भी साथ नहीं देंगे किसी भी चीज़ पे। तो अंग्रेज अपने आप भाग भाग जाएंगे यहाँ से। वो बोलेंगे कि ये करना है, हम लोग साथ नहीं देंगे। तो इनको बोलते हैं अहिंसावादी। जैसे गांधी जी थे, वो किसी पे ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी अफसर के ऊपर थप्पड़ रख दिए या उनको मतलब मार दिया किसी को, या इस तरह का कुछ इस तरह का काम किया हो। बट उन्होंने हमेशा क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन टाइप का व्यवहार रहा, कि अंग्रेजों ने एक कानून लाए और वो कानून गलत है। तो गांधी जी ने क्या बोला कि नहीं, वो कानून गलत है, हम इसको मानेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। और दूसरी विचारधारा वाले लोग थे जो वायलेंस में थोड़ा बिलीव करते थे कि भाई नहीं, कानून ये गलत है और ये लाया कौन है, उसको भी सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। जिसने यहाँ पे अभी हम लोगों ने अभी इनके खिलाफ कुछ मोर्चा किया था और यहाँ पे लाठीचार्ज किसने किया, अब उस अफसर को मैं गोली से मारेंगे। तो ये होते थे जो हिंसा में बिलीव करने वाले लोग। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी कंपल्सन थी, अपनी अपनी चीज़ें उनके थॉट प्रोसेस में थी। तो इसमें जो हिंसा वाले में बिलीव करते थे, इनमें थोड़े बड़े लोग, बड़े नाम जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं या भगत सिंह हैं। इस तरह के बड़े नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, तो आज हम इन लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनका कैसे उदय उदय हुआ। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा से ब्रिटिश राज में होती रही, पर कोई एक तरह से संगठित बन के काम नहीं किए। जैसे कि किसी ऑफिसर ने किसी को मार दिया, लोकली किसी किसान को पीट दिया, तो हो सकता है कि वहाँ के 5-6 लोगों किसानों ने आके उस ऑफिसर को पीट दिया। तो छिटपुट छिटपुट घटनाएं होती थी, पर एक संगठित आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ। तो वो कब स्टार्ट हुआ कि जब स्वदेशी मूवमेंट का जब टाइम चल रहा था, जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाहर निकल रहे थे कांग्रेस से, कि वो आगे उभर के आ रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या हुआ, अचानक से इनकी बाहर आ गई, मतलब कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि भाई अब तो एक्सट्रीमिस्ट का ज़माना है, कांग्रेसों को यहाँ से सॉरी इनको अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के मानेंगे और समथिंग समथिंग। तो इस टाइम पे जो स्टार्टिंग में जब बंग हुआ या विभाजन हुआ बंगाल का, उस टाइम पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स बाहर आए, उभर के आए कि अब अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत सारी समितियां बनाई, इधर उधर इंडिया में भी बनाई, विदेश में भी बनाई। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे देखे तो सूरत में स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया, लाला लाजपत राय हमारे फॉरेन चले गए, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हो गई, और जो लीडर्स थे उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इन्होंने सोचा यार अब क्या करें, अब तो हमारे जो लीडर्स थे जिनकी तरफ हम लोग देखते थे, जो हमको मतलब यूथ जो था ना उस टाइम का, कि यूथ देखता था कि हम लोगों को कोई सलाह देगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, क्या रिवोल्यूशन करें, एकदम से मिसगाइडेड हो गए। उन्होंने फिर क्या हुआ, रैंडमली किसी को भी मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई एक मान लो मजिस्ट्रेट ने किसी बेगुनाह को कोई सज़ा सुनाई, तो चलो मजिस्ट्रेट को गोली मार देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। तो इस तरह की बहुत घटनाएं होने लग गई भारत में, बहुत सारी घटनाएं इधर उधर होने लग गई। ठीक है, कभी बंगाल में हो जाती थी, कभी बॉम्बे इलाके में हो जाती थी, कभी पुणे में हो जाती थी, कभी पंजाब में हो जाती थी। इस तरह से काफ़ी जगह इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। इससे अंग्रेज परेशान होने लगे कि ये घटनाएं अभी तो छोटी छोटी हैं, और इनको बहुत पब्लिसिटी मिलती थी, इनको हीरो माना जाता था। कोई इस तरह को उड़ा देते थे, लोकल जनता बोलती थी ये सही किया, इसको अंग्रेज को मार दिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होने लगी। तो अब क्या हुआ, अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे जैसे कि मान लो कि आ, बंगाल में ये सब ब्रिटिशर्स भी देख रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये हुआ क्यों, तो ये बंगाल के विभाजन की वजह से हुआ होगा। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये निर्णय भी वापस से लिया कि बंगाल का विभाजन को ख़त्म किया। 1911 में ये निर्णय लिया था, और बंगाल के पूरे इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या नाम है, कोलकाता से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा। तो अब जो ये घटनाएं हुई, इनके बारे में एक एक करके प्रकाश डालेंगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैंने डिटेल में लिखा हुआ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट कैसे हुआ, मॉडरेट्स थे हमेशा कांग्रेस में, मॉडरेट से कुछ लोग खफा थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग और यूथ लोग जो यंग लोग थे वो खफा थे कि ये मॉडरेट ठीक से काम नहीं कर पा रहे।
तो क्या करें इन लोगों का कि अब हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि अंग्रेजी राज को ख़त्म किया जा सके। तो ये आगे सामने आए, फिर इन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसमें अच्छे से भाग लिया, और उसके बाद में जब भाग लेने के बाद में पर बाद में सूरत स्प्लिट हो गया, और उसके बाद में क्या हुआ कि इनके लीडर्स सारे के सारे गायब हो गए अचानक से, और इन्होंने सोचा कि चलो अब हम अपने अपने लेवल पे किसी किसी को उड़ाएंगे, जो मतलब हमको ख़राब लगेगा उसको उड़ा देंगे। तो एक जो एक आंदोलन होता है ना बड़े लेवल पे, पूरे इंडिया में एक साथ क्रांति आनी चाहिए, वो नहीं आई, छिटपुर छिटपुर छोटी छोटी गैंग्स में आई। तो उन गैंग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो बड़ा नाम आता है वो वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आता है। ये रहे बलवंत फड़के जी, ये रहे। तो इनको क्या था कि भाई डेक्कन में, डेक्कन एरिया मतलब ये महाराष्ट्र वाले एरिया में 1876-77 में बहुत बहुत एक तरह से सूखा पड़ा था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने मतलब एक तरह से उस टाइम पे भी कर्जा माफ़ नहीं किया, और किसान कई लोग सुसाइड कर लिए, कई लोग वैसे भुखमरी से मर गए। तो इससे खफा था। तो इन्होंने एक तरह से गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दी, छिप छिप के ब्रिटिशर्स के खिलाफ वार स्टार्ट कर दी। कोई मिलता था उसको पीट देते थे रस्ते उस्ते में ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद में चापेकर ब्रदर्स आए 1897 में। इन्होंने क्या हुआ, प्लेग आ गया। प्लेग कहाँ आया, मुंबई में। तो मुंबई में जब प्लेग आया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है इंडिया में, इसी तरह से मुंबई में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कोरोना, इसी तरह से प्लेग आया था 1897 में। तो उसके लिए कमेटी बनी थी, उसका WC रैंड उसका चेयरमैन था उस कमेटी का, प्लेग की कमेटी का। तो उसने इस तरह के निर्णय लिए कि भाई किसी को प्लेग है उसको उठा के लाओ, घर बाहर से उठा के लाओ, उनको पटक दो कहीं पे, मरने के लिए छोड़ दो। तो इस तरह से कई बेगुनाह लोग जिनको प्लेग नहीं था उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से एक तरह से ये लोग खपा थे, चापेकर ब्रदर्स, ये 3 भाई थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसको WC रैंड को उड़ा दिया, ठीक है, बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। तो इसके बाद में इन तीनों को भी फांसी हो गई थी, चापेकर ब्रदर्स को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये कौन थे और क्यों उड़ाया, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र का तो पता रहना चाहिए। फिर आता है आते हैं विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर। इन्होंने, इनके भाई ने एक सोसाइटी चलाई थी, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी याद रखिएगा। इनके भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर, GD सावरकर नाम था, इनका नाम था VD सावरकर। आप साइड में शकल भी देख सकते हैं। और इन्होंने फिर अपने भाई की अभिनव भारत सोसाइटी ABS इसको ज्वाइन किया, और बाद में इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बहुत बढ़ाया, ठीक है। और इन्होंने मित्र मेला स्टार्ट किया। मित्र मेला स्टार्ट किया मतलब सारे एक जैसे जो क्रांतिकारी विचारों वाले लोग थे वो एक जगह मिलते थे, डिस्कशन करते थे किस तरह से अंग्रेजों को यहाँ से पीटा जाए, भगाया जाए, ये इनका मकसद रहता था, ठीक है। अनुशीलन समिति बनी, एक बड़ी समिति बनी, बंगाल में बनी, पहली बड़ी समिति थी बंगाल की, ठीक है। बनाई किसने, PN मित्रा ने, इनका नाम भी मित्रा ही था, देखो, परमात्मा नाथ है ना, परमात्मा नाथ, ठीक है। इन्होंने PN मित्रा याद रखिए, इन्होंने बनाई थी। और बड़े लोग जो इसमें जुड़े हुए थे इससे अनुशीलन समिति से, ये समिति याद रखिएगा, इंपोर्टेंट समिति, अनुशीलन समिति। इसमें सर अरबिंदो थे, सुरेंद्र नाथ टैगोर थे, और ये था बरिंद्र घोष, ठीक है। अरबिंदो का नाम आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा। अरबिंदो मतलब लाल, इन्हीं के साथ थे, लाल बाल बाल और अरबिंदो घोष, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ टैगोर थे, और बीरेंद्र घोष थे। बीरेंद्र घोष को अनुशीलन समिति ने बोला था कि भाई तू जा यार, फॉरेन जा थोड़ा, और पेरिस में जाके और बम वम बनाना सीख, हम लोग बम वम चाहिए हमको। और उस बम से इन्होंने बाद में बहुत सारे अंग्रेजों को मारा भी एक एक करके इधर उधर, ठीक है। और ये एक अनुशीलन समिति जो थी वो एक न्यूज़पेपर टाइप का निकालती थी जिसका नाम था जुगांतर। तो ये याद रखिएगा, जुगांतर। और इसी तरह से एक और था संध्या। और ये दोनों मतलब ये न्यूज़पेपर्स में खुल के लिखते थे कि अंग्रेजों को तो मार पीट के भगाना है, यहाँ से वायलेंस करके भागेंगे। ऐसा नहीं कि उनके आगे हाथ जोड़ेंगे या पैर पड़ेंगे तो वो भाग जाएंगे, ये नहीं भागने वाले कभी भी। हम लोग इनको मार पीट के भगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये हमको मार रहे हैं, हम इनको मार के भगाएंगे। तो ये अनुशीलन समिति का भी यही मकसद था। इनका न्यूज़पेपर था जुगांतर, ठीक है। और खोली किसने थी, PN मित्रा ने, ठीक है। कहाँ पे थी, बंगाल में। मेन बंदे कौन थे, अरबिंदो, सुरेंद्र नाथ टैगोर और बरिंद्र घोष, ठीक है, इतना याद रखिए। फिर एक और केस आया, क्या हुआ कि ये बम वगैरह बनाने सीख गए थे इनके सारे मेंबर। तो इनके 2 मेंबर थे, बहुत जोशीले, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। इन दोनों ने क्या किया कि चलो अब इस बॉम्ब जो बनाना सीख गए हैं, बाहर से बॉम्ब सीख के आ गए पेरिस वगैरह से, अब इसको यूज़ भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक डगलस किंग्सफोर्ड नाम का एक
मजिस्ट्रेट था, चीफ मजिस्ट्रेट था अंग्रेजी राज का, मुजफ्फरपुर का। वो मतलब बहुत अनपॉपुलर था, वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ बहुत ही मतलब गलत गलत डिसीजन लेता था। तो इन्होंने क्या किया कि अब उसको उड़ा देते हैं, चलो बोले हमारे पास बम है उड़ा देंगे। पर गलती से क्या हुआ कि वो बम जो मतलब जिसको उड़ाने, जिस गाड़ी को उड़ाने के लिए लोग गए उसमें वो किंग्स फोर्ड तो था नहीं, और दो लेडीज थी, और वो दोनों लेडीज की डेथ हो गई उसमें, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। कौन कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। खुदीराम बोस ने तो खुद को उसी टाइम पे मार लिया, सॉरी प्रफुल्ला चाकी ने तो खुद को उसी टाइम पे मार लिया, खुदीराम बोस को बाद में फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये खुदीराम बोस ही है साइड में, ये जब बॉम्ब फेंके थे और फांसी पे चढ़े थे 18 साल के थे, तो मतलब काफ़ी यंग लोग थे दोनों। और इनके मतलब कॉन्स्पिरेसी, इसको पूरे को पूरे क्या, जब इनका केस चला तो अलीपुर में चला, है ना, अलीपुर, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, मतलब वहाँ पे बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी हुई थी अलीपुर में। तो इस पूरे की पूरी कॉन्स्पिरेसी को अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं 1908 में। ठीक है, मतलब कि सारे बॉम्ब वॉम्ब बनाने बनाने के सारा का सारा सिस्टम अलीपुर में किया गया था, तो इसलिए अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको एक दो तीन नाम और इसके, मुरारी पुकार कॉन्स्पिरेसी या मनिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी नाम है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बस आप याद रखिए अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने किंग्स फोर्ड पे बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, बट उसकी जगह दो लेडीज मर गई, बस इतना ही याद रखिएगा, काफ़ी है। ठीक है, इन दोनों ने फेंका था। उसके बाद में एक और था कि भाई ये तो विदेश में देश में चल रहा था, विदेश में क्या किया इन्होंने, कर्जन वैली नाम का एक बंदा था, वो भी बहुत अनपॉपुलर था, विदेश में था पर वो। ठीक है, तो ये जो मदन लाल डेंगरा जी है, इन्होंने लंदन में उड़ा दिया उसको, कोई 20 साल उसका पीछा किया था इन्होंने, और उसके बाद में लंदन में जाके मदन लाल डेंगरा जी ने उड़ा दिया उसको। किसको? कर्जन वैली को। वो कर्जन वायसरॉय वाला कर्जन नहीं है, ये अलग कर्जन है। ठीक है, कर्जन वैली, इनको उड़ा दिया 1909 में। ठीक है, तो थोड़ा सा बस मैं आइडिया देने के लिए, देखो कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है उस टाइम, इसलिए अंग्रेज परेशान हो गए। फिर उन्होंने बोला कि यार वो बंगाल का विभाजन किया था उसको खत्म करो यार, बंगाल का विभाजन वापस से खत्म कर दो। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, फिर एक ये जो इम्पोर्टेंट और हुआ था, इसमें क्या हुआ, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं 1912 में। जो भारत की कैपिटल कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, तो प्रोग्राम हो रहा था दिल्ली में। तो ये भैया थे रासबिहारी बोस। ठीक है, इन्होंने सोचा कि क्या हम छुटपुट छुटपुट काम कर रहे हैं, हम वायसरॉय को उड़ा देते हैं सीधा, खेल खत्म एक बार में। तो इन्होंने प्लान बनाया कि लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पे वायसरॉय थे भारत के, जब भारत की कैपिटल वहाँ से शिफ्ट हो रही थी, कोलकाता से दिल्ली के लिए शिफ्ट हो रही थी 1912 में। तो जब लॉर्ड हार्डिंग एक मतलब हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो इन्होंने ये और इनके दोस्तों ने क्या किया, बॉम्ब फेंक दिया उस पर। तो एलिफेंट पे थे, तो वो तो उनके तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी चोट लगी लॉर्ड हार्डिंग के, बट उनके साथ में एक इंडियन था, वो उसकी डेथ हो गई, बट वो बच गया बंदा। तो इसको मतलब दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में तो मतलब एक तरह से ये मतलब एक तरह से अटैक किया था इन्होंने, और लाहौर में इनके खिलाफ केस चला था, इसलिए दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1920 बोलते हैं। रास बिहारी बोस तो ये बम फेंकने के बाद में अफरा तफरी में भाग गया, और उसके बाद में जो बचे लोग वो उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक तो बंगाल वाली बात मान ली कि चलो विभाजन हुआ उसको ख़त्म करते हैं। फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बना लिए। वो कानून बनाने की वजह से ये लोग क्या, किसी को भी फटाफट, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी अंग्रेजों को, फटाफट जेल में पटक देते थे। तो इस वजह से बहुत सारे उस टाइम के जो क्रांतिकारी लोग थे वो जेलों में चले गए। अब जेल में चले गए तो ये पूरा का पूरा जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे वो सारे जेलों में पहुंच गए, तो अब क्या करें। तो ये सारा आंदोलन धीरे धीरे चुप हो गया पूरा पूरा। अब ये आंदोलन देखो वापस से 10 साल बाद में, वापस से मतलब 1912 के बाद में थोड़ा शांत हो गया, अब 10 साल बाद में ये वापस से रिवाइव होगा। ठीक है, वापस से उठेगा। वो कैसे उठा? फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 में। ठीक है, 1914 में पहला विश्व युद्ध, सब लोगों ने पढ़ा होगा अपनी अपनी बुक्स में, स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार चलो अभी वर्ल्ड वार हो रहा है, तो थोड़ा हमको हमको क्योंकि उस ब्रिटिश की सेना में बहुत सारे हिंदुस्तान के मतलब सिपाही थे और ऑफिसर्स भी थे कुछ,
तो इनको सोचा कि चलो हिंदुस्तानियों को थोड़ा खुश कर देते हैं, और ये यहाँ की सेना वेना, और कल को हम और भर्ती भी करेंगे तो यूथ आएगा सामने। तो इसके लिए कुछ लोगों को रिलीज़ कर देते हैं जेल में, जिन रिवोल्यूशनरीज को, जिन क्रांतिकारियों को हमने बंद कर रखा, उनको थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये कर दिया मतलब वर्ल्ड वार के साथ में और उसके बाद में भी, वर्ल्ड वार के बाद में गांधी जी, चित्तरंजन दास, सी आर दास और इन लीडर्स ने बोला कि भाई अब तुम ये सब काम छोड़ दो, जो ये बम वगैरह फेंकने का था, आप लोग हमारे साथ में आ जाओ। हम लोग पूरे भारत पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसको नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला गया। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में पूरे अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैं बाद में आऊँगा। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों बोलेंगे यस तो हम बोलेंगे नो, हम करेंगे नहीं, और तुमको जो करना करो, पीटना चाहते हो पीट लो, हम कुछ आप पे हाथ भी नहीं उठाएंगे, पर आप पीटना चाहो तो पीटो। अब क्या करेंगे अगर सहयोग ही नहीं मिलेगा? अगर मान लो आज मोदी जी कुछ भी चाहें और अगर पूरी जनता उनको बॉयकट कर दे कि हमको कुछ करना ही नहीं है, आप कानून लाओ, हम फॉलो नहीं करेंगे, हम टैक्स ही नहीं देंगे, क्या करोगे आप? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि मोदी जी देश थोड़ा ना चला सकते। तो असहयोग आंदोलन भी इसी तरह का था। उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन, हमारे गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑपरेशन ही नहीं है, ये गांधी जी ने चला दिया और पूरा देश लगभग इसमें आ गया, एक साथ इकट्ठा हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि बढ़िया चल रहा था सब कुछ, सबको लग रहा था आज़ादी मिलने वाली है, पर चोरी चोरा में यूपी में एक वायलेंस हो गई, एक लोग जोश में आके और एक पुलिस थाने को ही उड़ा दिया, उसमें कुछ लोग मर गए। और गांधी जी ने बोला कि ये तो हिंसा आ गई मेरे आंदोलन में, मैंने तो बोला था कोई हिंसा नहीं करेगा, और उन्होंने आंदोलन वापस से ले लिया। अब जो यंग लोग थे उनका दिमाग ठनक गया, बोले गांधी जी का क्या सिस्टम है यार, अंग्रेज इतना मार रहे पीट रहे हैं और आप एक सिर्फ चोरी चोरा में कुछ घटना हो गई और इशारा कर रहे हो, तो हम लोग तो ये गड़बड़ है। तो ये गांधी जी के रास्ते से हट गए, पहले गांधी जी के साथ में थे फिर हट गए, बोले इनका इनका दिमाग सही नहीं है गांधी जी का, हम अपना एक सिस्टम करेंगे वापस। और इन्होंने फिर अपना एक अलग से ग्रुप्स बनाने लग गए, कोई पंजाब में बनाने लग गया तो कोई बंगाल में बनाने लग गया, ठीक है, 2 सेपरेट ग्रुप्स बन गए इनके। एक तो जो एक्टिव था वो पंजाब, यूपी और बिहार, और अदर बंगाल में। मतलब यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया वापस से, गांधी जी को बोल दिया कि टाटा बाय बाय, अब हम अपना काम करेंगे। इसमें जो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो HSRA थी, भगत सिंह वाली। इनका पहले का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और 1928 में इसको एसओ लगा दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और मेन इसके जो लोग थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये थे, ठीक है। तो ये कि एक मतलब इंकलाब जिंदाबाद और इस तरह की मतलब पार्टी थी। और ये कहाँ पे काम करती थी? ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इस एरिया में काम करती थी हिंदू HSRA, ठीक है। फर्स्ट सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी। सोशलिस्टिक बोलते हैं जिसमें मतलब कैपिटलिस्टिक के अलग, मतलब मतलब गवर्नमेंट मतलब इस तरह से होता है कि जनता के भला करने के लिए गवर्नमेंट जितने काम कर सकता है करे, है ना। सोशलिस्ट पे अभी नहीं जाऊँगा मैं डिटेल में। बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, क्रांति आई थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और वहाँ के जो राजा था उसको हटा दिया गया था, और जो जनता थी उन्होंने अपना राज स्टार्ट किया था, उसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो उससे ये लोग बहुत प्रभावित थे, ठीक है। और ये डायरेक्टली अपोज थे गांधी जी की विचारधारा के और कांग्रेस की विचारधारा के, कि ये लोगों से कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ अटैक वटैक करेंगे तब लोगों को, अंग्रेजों को समझ में आएगा। तो इन्होंने अटैक भी कर दिया काकोरी में। तो इनको क्या पैसे चाहिए होते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो पैसे तो चाहिए होंगे। तो इन्होंने एक ट्रेन जा रही थी उत्तर प्रदेश में, काकोरी के पास में, उस ट्रेन को लूट लिया। और इसमें कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे। देखो HSRA के नहीं थे, HRA के, क्योंकि HRA पहले चली आ रही थी काफ़ी सालों से, उसमें एस किसने जोड़ा? 1928 में भगत सिंह वगैरह ने। तो उसके बाद में HSRA हुई। तो पहले तो HRA चली आ रही थी, तो 1925 में हुई थी, तो HRA की लोग थे उसमें। इसमें मेन जो लोग थे, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है? थोड़ा लिख के बताइए मेरे को, कौन सी मूवी में है ये काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी, किस में, कौन सी मूवी में, कौन सी मूवी में दिखाया गया ये सब? वेरी गुड। रंग दे बसंती में सारा बताया गया, ठीक है, किस तरह से मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा सा एनालॉजी दी गई है साथ में, ठीक है। तो ये काकोरी मतलब वो नहीं बोलता आमिर खान रिहर्सल करता है भैंस के साथ में, काकोरी में लूटेंगे समथिंग। तो इनको क्या पैसे चाहिए होते हैं HRA को चलाने के लिए,
या HSRA को चलाने के लिए, तो इनको कुछ ना कुछ तो सरकारी खजाने को लूटना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेन है, देख लीजिए आप, शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, इसको लूट लिया गया। 8,000 रुपये लूटे, उस टाइम ज़्यादा ही होते थे 8,000 रुपये। मेन लोग ये थे, बहुत सारे लोग थे, इनमें मेन यही थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, बाद में इनको फांसी हो गई, ज़्यादातर को, चंद्रशेखर आज़ाद बच गए। ठीक है, कुछ को काला पानी हो गया। ठीक है, काला पानी मतलब अंडमान और निकोबार भेज देते थे उनको। ठीक है, एक जने की डेथ भी हो गई। ठीक है, गलती से गोली चलने की वजह से। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल गया आपको, कब हुई थी? 1925 में। ठीक है, कौन से मेंबर किन्होंने की थी? HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। फिर ये सब होने के बाद में 3 साल बाद में HRA को HSRA बना दिया गया। ठीक है, फिर भगत सिंह के बारे में आपको सारी चीज़ें ज़्यादातर को पता होगा कि इन्होंने 2 केस में इनका नाम आता हमेशा। एक तो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। इन दोनों के बारे में बता देता हूँ फटाफट। तो ये क्या था कि सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस क्या है, तो भगत सिंह को धीरे धीरे लगा कि यार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका न्यूज़ किसी के पास ज़्यादा मासेस के पास जा नहीं रही, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे कि जो असेंबली होती है ना, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा इस तरह से होती है ना, तो विधानसभा होती है, तो वैसे ही जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें हम लोग ये क्या करेंगे, एक बॉम्ब फोड़ेंगे, और बॉम्ब फोड़ेंगे उनके बीच में फोड़ेंगे, और ऐसी जगह फोड़ेंगे जहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो। तो ये और ये बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों चले गए और इन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया असेंबली हाउस ऑफ दिल्ली में, और बीच में फोड़ा जिससे कि किसी को नुकसान नहीं हो, और ऊपर से पैम्पलेट फेंकने लगे। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। ठीक है, अब इनका ये था कि बॉम्ब फेंक के हम लोग भागेंगे नहीं वहाँ से, हम लोग अरेस्ट होंगे, और जब अरेस्ट होके हम लोग कोर्ट में पेश होंगे तो कोर्ट में अपनी विचारधारा को रखेंगे लोगों के सामने, कि वहाँ पे मीडिया भी होता था उस टाइम का मीडिया, तो वो हमारी विचारधारा को मीडिया छापेगा तो जन के हर जने के पास पहुँचेगी। ये इनकी मतलब मेंटेलिटी थी उस टाइम पे कि ऐसा करेंगे। इन्होंने ऐसा कर भी दिया, कोर्ट में भी गए और अपने विचार भी लोगों के पास में इन्होंने पहुंचाने स्टार्ट किया, और ये बहुत पॉपुलर भी हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि रोज अखबारों में भगत सिंह के बारे में आता था कि रोज आज कोर्ट में गए भगत सिंह और ये बोला, तो ये पॉपुलर भी हो गई। अब इन्होंने किसी को मारा तो था नहीं, तो इनको इतनी बड़ी सजा नहीं थी उस चीज़ की, पर इनके साथ में क्या हो गया कि एक और केस स्टार्ट हो गया इनका। वो केस क्या था, वो केस पहले हो चुका है, बस उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। क्या हुआ था कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध कर रहे थे पूरा भारत, तो उसमें लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे, और लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मारे गए। अब वो लाठी चार्ज का ऑर्डर जिसने दिया था वो था जेम्स स्कॉट, और उन्होंने खुद ने लाठी चलाई थी लाला लाजपत राय पे, जेम्स स्कॉट ने। तो अब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, और ये भगत सिंह और इनके ग्रुप थे, वो लाला लाजपत राय को आइडियल मानते थे, अपने गुरु मानते थे। तो अब इनके गुरु की डेथ हो गई स्कॉट की लाठी से, तो इन्होंने सोचा कि अब स्कॉट को मारेंगे, सिंपल सी बात है। तो स्कॉट को मारने चले गए, कहाँ पे? लाहौर में। स्कॉट को मारने गए थे, ये एसपी था वहाँ का, जेम्स स्कॉट। अब मारने स्कॉट को गए थे, पर गलती से इनको पहचानने में गलती होगी, और जो डिप्टी एसपी था उनको इन्होंने उड़ा दिया। और डिप्टी एसपी कौन था? सॉन्डर्स। मतलब मारने गए थे स्कॉट को और मार दिया किसको? सॉन्डर्स को। अब मार तो दिया, और ये लोग भाग भी गए। कौन कौन थे इसमें? देखिए, सुखदेव थे, ये सुखदेव हैं, ये राजगुरु है, और ये भगत सिंह। इन्होंने मार तो दिया और भाग भी गए वहाँ से, बच भी गए, पर कुछ सालों बाद में वो केस फिर से रीओपन हो गया, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉन्डर्स केस, या लाहौर में हुआ था। तो लाहौर में जो कॉन्स्पिरेसी होती जहाँ पे इन्होंने सारा का सारा ये खेल किया था, तो उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। अब इनके खिलाफ केस चलने लग गया, और इनको तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, और 1931 में, 23 मार्च 1931 में इनको, सॉरी ये अलग है, हाँ, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, और इन्होंने क्या, जेल में, आप बिलीव नहीं करोगे कि भगत सिंह ने और इनकी टीम ने 116 दिन का फास्ट किया। भगत सिंह ने पर्टिकुलरली 116 दिन का फास्ट किया जेल के अंदर। क्यों फास्ट किया, क्यों उपवास किया?
क्योंकि वहाँ की कंडीशन सही नहीं थी। वहाँ पे अगर कोई ब्रिटिश या कोई यूरोपियन, कोई गोरा, अगर मान लो कोई कैदी है, उसने भी कुछ कत्ल किया या कुछ किया और इंडियन भी है, तो उसके लिए तो बहुत फैसिलिटीज़ है। यूरोपियन के लिए तो उसको तो बढ़िया गद्दा वद्दा देंगे और सब रहने के लिए बढ़िया देंगे, उसके लिए खाना भी अलग पकेगा, उसको न्यूज़पेपर देंगे, उसको बुक्स देंगे। पर जो इंडियन करेगा उसकी कंडीशन इतनी दुर्गति करके रखते थे अंग्रेज। तो इन्होंने उसके खिलाफ बोले कि हम लोग जेल में, अब हम लोग ये तो नहीं मानेंगे, हम खाना खाएंगे नहीं, इतना घटिया खाना खाएंगे नहीं, हमको एक अच्छा खाना चाहिए, हमको पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। 116 दिन तक इन्होंने उपवास किया, 116 दिन। उसके बाद में इनके फादर साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई मान जाओ, कांग्रेस के कुछ लीडर्स आए, उन्होंने बोला कि यार मान जाओ, अब इस उपवास को तोड़ दो, हम लोग गवर्नमेंट से बात करेंगे कि आपको कंडीशन अच्छी हो। तो उसके बाद में इन्होंने उपवास तोड़ा। ठीक है, लिखा हुआ सब है ना, हंगर स्ट्राइक। ये तो सब चल रहा था कहाँ, पंजाब में, लाहौर में, इस एरिया में। एक बंगाल में भी ऐसा ही मोमेंट चल रहा। ये थे सूर्य सेन जी। देखिए ये सूर्य सेन जी है। इन्होंने दिमाग लगाया कि अब मैं, चिटगोंग एक एरिया है, अब बांग्लादेश में पड़ता है, कि चिटगोंग के आर्मरी पे रेड करेंगे। मतलब वहाँ पे जहाँ पे आर्मरी होती है, जहाँ पे बहुत सारे आप गोला बारूद और ये सब रखेंगे, मतलब बंदूक वगैरह जहाँ पे रखते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इस पर अटैक करेंगे और इसको काबू में कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और जब यहाँ पे अपना ध्वज फहराएंगे और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, कोई आएगा तो हम उसको भी मार देंगे दूर से ही। ठीक है, तो इनका दिमाग था पूरा पूरा। तो इन्होंने रेड भी किया आर्मरी पे। सूर्य सेन मेन लीडर थे, एक टीचर थे बाय प्रोफेशन, पर क्रांतिकारी विचारों वाले आदमी थे। लेडीज़ लोग भी इन्वॉल्व थे इनमें, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता, पॉपुलर नेम है भाई ये दोनों। ठीक है, पर ये लोग वहाँ पे गए, पर इनको मिला नहीं वो खजाना जहाँ पे सारा के सारा गोला बारूद और सब छिपाया जाता है। तो अब इनको कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि अब क्या करें, अब तो अंग्रेज फटाफट आ जाएंगे, है ना। तो अब इनको वहाँ से भागना पड़ा। तो इन्होंने वहाँ पे वायर लाइन, टेलीग्राफ और टेलीफोन की जो भी लाइन थी, उनको वायर वायर को काट दिया, जिससे कि लोग, मतलब वो मतलब सहायता जल्दी ना पहुँचे, है ना। पर इनको क्या है कि वो अस्त्र मिल ही नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने अपना एक इंडियन फ्लैग वहाँ पे आर्मरी पे होस्ट किया कि मेरे देश का ध्वज फहरना चाहिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद में, क्योंकि इनके पास तो अस्त्र शस्त्र ज़्यादा थे नहीं और ब्रिटिश से साथ ही होंगे, तो इसलिए इन्होंने वहाँ से, फिर सब लोग रेवोल्यूशनरी वहाँ से भाग गए। और उसके बाद में कुछ लोग पकड़ में आ गए और उनको ट्रायल हुआ और उनको फांसी चढ़ा दिया। सूर्य सेन के साथ में तो बहुत ख़राब किया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। इवन इनके सारे दांत तोड़ दिए थे और नेल्स सारे उखाड़ लिए थे, सारे नीज़ के और सारे जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको तोड़ दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद में इनको फांसी चढ़ाया। तो इतना इनके साथ में हुआ था सूर्य सेन के साथ में। 1934 में फिर इनको फांसी चढ़ाया गया। ठीक है, इनके नाम से स्टैंप भी है। तो ये हो गई जो भारत में एक्टिविटीज चल रही थी। कुछ एक्टिविटीज विदेश में भी चल रही थी, जिनमें 3-4 नाम आएंगे शायद, हाँ 4 नाम बड़े आएंगे। जो फॉरेन में चल रही थी वो भी क्रांतिकारी लोग थे। ठीक है, इंडिया के तो आपने क्रांतिकारी देख लिए। गांधी के आने के बाद में कौन, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन HSRA, फिर काकोरी हुआ और ये चिटगोंग वाला हुआ आर्मरी रेड। ठीक है, अब आती है बाहर की बात। बाहर क्या क्या था, एक इंडिया हाउस था, बहुत पॉपुलर हॉस्टल था। ठीक है, ब्रिटेन का एक बहुत पॉपुलर हॉस्टल। वहाँ पे सब लोग जो क्रांतिकारी विचारों वाले थे और कोई कोई विदेश गया हुआ था या वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो उस हाउस में आता था, वहाँ पे डिस्कशन करता था। इंडिया हाउस, ठीक है, लंदन में था ये। श्याम जी कृष्ण वर्मा इनके संस्थापक थे। ठीक है, SK वर्मा। ठीक है, और ये इंडिया हाउस एक न्यूज़पेपर भी निकालता था, या बोलो कि SK वर्मा जी निकालते थे एक न्यूज़पेपर, द इंडियन सोशलोजिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया हाउस एक तरह से हब था लंदन में। कोई भी जो क्रांतिकारी विचारों वाले आते थे वहीं पे डिस्कशन करते थे कि क्या करें अब अपने देश में, हम तो फॉरेन में, पर कैसे हम लोग अंग्रेजों को भगाएं अपने देश से। ठीक है, एक पॉपुलर लेडीज थी मैडम कामा, बीकाजी कामा, ये रही। ये पारसी थी, काफ़ी वेल्दी फैमिली से थी, मतलब धन वाले फैमिली से थी। मुंबई में प्लेग आया, पुणे में प्लेग आया, तो इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया और उस प्लेग में लोगों की मदद करने लगी।
प्लेग की हेल्प करते करते खुद बीमार पड़ गई और खुद की कंडीशन मरने वाली हो गई। क्योंकि फैमिली बहुत धन धान्य वाली थी, तो इसको इनको भेजा गया जर्मनी इलाज के लिए, और फिर ये फ़ॉरेन में रह गई। और फ़ॉरेन में इनका दिल, अब वहाँ तो गरीब थे नहीं इंडियन कोई, तो इनका दिल भारतीय था हमेशा से। तो इन्होंने वहाँ पे जो फ़ॉरेन में जो लोग हैं और जिनका इस तरह क्रांतिकारी विचारों वाले थे, उनकी हेल्प करने लग गई कैसे तैसे। तो एक तरह से इनको बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने क्या, स्टुटगर्ड मतलब जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी सोशलिस्ट की। अब सोशलिस्ट पे मैं नहीं जाऊँगा कि सोशलिस्ट कौन होते हैं, कम्युनिस्ट कौन से होते हैं, ये सब पे अभी मैं नहीं जाऊँगा। तो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था मैडम कामा ने, ठीक है। और वहाँ पे अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ एक ट्राई कलर वाला फ्लैग इन्होंने फहराया था फॉरेन की धरती पे। देखिए, फॉरेन की धरती पे 1907 में इन्होंने अपना भारतीय झंडा वहाँ पे फहराया था। तो ये इनका योगदान है मैडम कामा का। तो एक तरह से लेडीज़ हो उस टाइम पे इतना बाहर वार निकलने का था नहीं, उनका स्कोप रहता नहीं था, पर ये फॉरेन गई तो मजबूरी में थी, फिर वहीं रह गई। और जो भी इंडिया से जो रिवोल्यूशन वाला या क्रांतिकारी वाला विचारों वाले जो लोग आते थे उनके कांटेक्ट में रहती थी। और इनका जो मेन योगदान था कि ये स्टुटगर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट 1907 में हुई थी, वहाँ पे भारतीय तिरंगा झंडा, ये वाला तिरंगा नहीं जो अभी चलता है, ये तो बाद में बना एक तरह से, पर इन्होंने एक डिज़ाइन किया था, उसमें भी 3 ही कलर थे, तो वो उन्होंने फहराया था फॉरेन की धरती पर पहली बार, ठीक है। गदर पार्टी, सब लोगों ने नाम सुन रखा हुआ गदर। ये अमेरिका में बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल साहब और सोहन सिंह भागना, सोहन सिंह बोल दीजिए बस, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बागना इनके मतलब फाउंडर्स थे एक तरह से। और कहाँ बनी थी, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एक जगह है वहाँ पे। और ये क्या करते थे, ये एक न्यूज़पेपर वगैरह निकालते थे और उस पर बड़े मस्त तरीके से लिखते थे कि अंग्रेजी, ऐसे जैसे हेडलाइन, जैसे आपकी दैनिक भास्कर आता है या पत्रिका आती है, कुछ भी आता है, उसमें बड़ी हेडिंग आ जाए कल कोई, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और कई लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, हिंदी, वो क्या पंजाबी, सब में ये पब्लिश करते थे अमेरिका में। जैसे ये देखो, ये रहा, ये शायद ये पंजाबी में लिखा हुआ है, गदर दी गूंज, और इस तरह से निकलती थी इनकी, मतलब कुछ भी जो बड़े बड़े हेडिंग्स में बनते थे और उसमें लिखते थे सारे के सारे कि क्या हमारे देश को हो गया है, हमारी सेना में इतने लोग हैं और जो रिवोल्यूशन नहीं कर पा रहे, हमारी सेना क्या बैठी हुई है, या मतलब कुछ करने के लिए उनमें कुछ रहा नहीं, समथिंग समथिंग। और मतलब लोगों को अरोज करते थे, और ये पत्रिकाएं फिर अमेरिका से सारी जगह पूरी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहुंच जाती थी, थोड़े दिनों में पहुंच जाती थी, भारत में भी आती थी, ये गदर पार्टी करती थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गदर पार्टी ने सोचा कि अब क्या करें, अभी हम लोगों को है ना, ये हम तो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हम लोगों को अंग्रेजों को भगाना है भारत से, तो क्या करें। तो 1914 में इन्होंने दिमाग लगाया कि अब हमारा टाइम आ गया कि अब भारत चलेंगे सारे लीडर्स, और भारत में जाके और जो भी सेना में जो लोग हैं उनको उनसे बोलेंगे कि यार तुम मतलब अपने दुश्मनों का साथ दे रहे हो, आओ हम लोग इसको ब्रिटिश राज को ख़त्म करें, समथिंग। तो ये गदर वाले लोगों ने सोचा। 1914 क्यों चूज किया, 3 कारणों से चूज किया। उस टाइम पे क्या हुआ, लाला हरदयाल जो इनका मेन लीडर था उसकी गिरफ्तारी हो गई थी यूएसए में ही, अमेरिका में। तो इन्होंने फिर गदर पार्टी के जो बाकी बचे लीडर्स ने सोचा कि यार इनकी गिरफ्तारी हो गई, अभी अभी के अभी कर लेते तो कर लेते, ना तो बाद में फिर पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बाद में और लीडर्स भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। फिर एक कोमगाता मारू इंसिडेंट हुआ था, एक शिप था कोमगाता मारू नाम का, वो एक तरह से मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँ तो वो कनाडा के लिए रवाना हुआ था। कनाडा में की गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, तुम लोग आए हो। तो वो सिर्फ वापस से आया था, कोलकाता पहुँचा था, और कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने बहुत जातिया की उन पे, मतलब गोलीबारी भी हो गई और कुछ 22 लोग मर गए उसमें। तो कोमगाता मारू एक सिप का नाम था, जिसमें मतलब बहुत सारे अंग्रेजों ने एट्रोसिटीज़ की, जिसकी वजह से अब पूरे भारत में एक विरोध की लहर उसके बाद में स्टार्ट हो गई, खास तौर पे पंजाब में, क्योंकि उस सिप में ज़्यादातर पंजाबी लोग थे। तो गदर वालों ने सोचा ये तो बढ़िया टाइम है यार, अभी तो माहौल गर्म है, मतलब पहुंच जाते हैं हम लोग और पूरी जनता को बोलते हैं कि अब लड़ो अंग्रेज़ों से। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी उस टाइम पे 1914 में स्टार्ट हो गया था, 1914 में। तो गदर वालों ने सोचा कि यार अभी तो बढ़िया टाइम है, अगर अंग्रेज़ों का आधी ध्यान तो वर्ल्ड वार पे होगा, तो हम लोग जाके अटैक करेंगे तो आधी पावर के साथ ही लड़ेंगे।
पर ये लोग आ गए इंडिया में, और प्रॉब्लम इनके साथ में ये थी कि ये हल्ला गुल्ला बहुत करते थे। अपनी मैगजीन निकाल दी, न्यूज़पेपर निकालते थे, उनमें बताते थे कि हम ये करने वाले हैं, उखाड़ लो, जो करना है कर ले, है ना। तो अब क्या, अंग्रेज़ों को ये सारी चीज़ें पता चल जाती थी पहले, तो ये सारे के सारे अनाउंस कर करके आ रहे हैं भारत में। तो इनको क्या है, सबको पकड़ लिया। जैसे भारत आए, बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स इधर उधर रहते थे सब भारत आए, और अंग्रेज़ों ने सबको पकड़ लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, और इनके अंदर भी कुछ घुसपैठिए थे, है ना, तो उनकी वजह से ये लोग सारे के सारे गिरफ्तार हो गए। और लगभग 1915 में जाते जाते आए तो थे जोश में, पर सारे के सारे इनके मेन लीडर्स गिरफ्तार हो गए, और ये ख़त्म हो गया। और ये इन्होंने क्या किया, उसी टाइम में ब्रिटिशर्स ने इनको हैंडल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915 लागू कर दिया, और उसमें बोल दिया कि भाई, मतलब इनके खिलाफ ही, कि फटाफट इनको कोई भी भारत की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको फटाफट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो फटाफट ये कानून बना के, नया कानून बना दिया। इन्होंने थोड़ा साइलेंटली करते तो शायद सक्सेसफुल ज़्यादा होते। ठीक है, तो ये लाला हरदयाल की कहानी है। फिर लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पे अमेरिका में। तो अमेरिका से लाला हरदयाल निकल के गुपचुप गुपचुप पहुँच गया कहाँ पे, कहाँ पे पहुँच गया, जर्मनी। जर्मनी में बर्लिन में जाके, बर्लिन में जाके इन्होंने और कुछ अच्छे लोग जो भी सोचते थे भारत के लिए, उनके साथ में मिलके और एक कमेटी बनाई जिसको बोला जाता है बर्लिन कमेटी, या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन। ठीक है, तो ये आईआईसी बोलते हैं, और बर्लिन कमेटी की शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम। तो इन्होंने सोचा कि अब इस कमेटी ने मतलब एक तरह से मतलब सोचा कि भाई बाहर रह के हम लोग किस तरह से, जर्मनी ने सपोर्ट किया, क्योंकि जर्मनी चाहती थी कि ब्रिटेन का रूल ख़त्म हो सब जगह। तो जर्मनी ने और हवा दिया इन लोगों को कि आ जाओ हमारे बर्लिन में आ जाओ, बर्लिन जर्मनी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, हम आपको ज़मीन वमीन देंगे, हम मतलब आपको हथियार देंगे, आप पहुँचाओ भारत में, और अपने दोस्तों को बोलो भारतीयों को कि ब्रिटेन को हराए या ख़त्म करे। तो इस तरह से मतलब एक आंदोलन स्टार्ट होगा, और जर्मनी को भी फ़ायदा होगा, जब अगर ब्रिटेन हारेगा तो इंडियंस को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से इन्होंने बर्लिन कमेटी की स्थापना की। रिवोल्यूशनरी, जिस क्रांतिकारी विचारों वाले जो बड़े 3 लीडर्स थे, उनके बारे में मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। एक मेन लीडर थे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। और लाल बाल पाल में लाल जो थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, बाल कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे, बिपिन चंद्र पाल। तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने मतलब होम रूल लीग अमेरिका में स्टार्ट किया था, होम रूल लीग अमेरिका में। तो तिलक ने होम रूल लीग कहाँ पे स्टार्ट किया था, इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर याद रखिएगा। इन्होंने कहाँ पे किया, अमेरिका में, 1917 में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए ना। अगर आपको ठीक से, देखो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, क्लियरली लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। फिर एक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, अभी भी चलती है। उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, AITUC, आज सर्च कर लेना AITUC के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ट्रेड यूनियन थी, मतलब व्यापारियों का संगठन। तो उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने देखो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी भी बनाई 1921। सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं, सर्वेंट ऑफ इंडिया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। इन्होंने देखो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, मतलब इंडिया की जगह पीपल लगा दिया। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी गोखले जी ने बनाई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिए। पंजाब नेशनल बैंक जो है अभी आपका, उसकी स्थापना भी वन ऑफ द फाउंडर थे स्टार्टिंग में। और साइमन कमीशन में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके जो जेम्स स्कॉट थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दी, और इनकी डेथ हो गई। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पता लगाने की। ये लाला लाजपत राय जी के बारे में। ठीक है, हालांकि ये हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली है, मतलब जो लोकसभा आज, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर के टाइम पे थी, उसको इम्पेरियल काउंसिल बोलते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके भी मेंबर रहे थे। ठीक है, ओके। ये भगत सिंह है आपके सामने, आई थिंक 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, पहले तो महात्मा गांधी और उनके असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किए। चोरा का कांड हुआ, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि महात्मा जी आपके तो अलग ही फंडे हैं, हम लोग आपके साथ में नहीं रह सकते, हम अलग से अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, उसके सेक्रेटरी भी रहे। नौजवान भारत सभा मेनली जो पंजाब रीजन में काम करते हैं, नौजवान लोगों को एक तरह से
देश सेवा के लिए आगे लाते थे। फिर 1928 में इन्होंने कौन सी फाउंड की, HSRA। HRA तो पहले से चली आ रही थी, उसी को मॉडिफाई किया, HSRA बना दिया, ठीक है, सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में। फिर इनके दो बड़े केस हुए, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था इन्होंने, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी जिसमें सॉन्डर्स की डेथ हो गई थी, ठीक है, उस पर गोली चलाई थी। दो बड़े केस इनके सामने। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई, और उस दिवस को हम क्या बोलते हैं, मार्टर्स डे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शहीद दिवस, और या सर्वोदय डे भी बोलते हैं, ठीक है। उस दिन भगत सिंह और उसके साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी चढ़ाई गई। मूवी में आपने और भी अच्छे से देखा होगा। और इन्होंने ऐसे लिखा था, वाई एम एन एथिस्ट, मतलब क्यों मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, मतलब ना तो मैं ये बोलता हूँ कि भगवान है, ना ये बोलता हूँ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता भगवान के बारे में। तो ये इस तरह के इंसान थे, ये मतलब बिलीवर नहीं थे भगवान में, ठीक है। ये भगत सिंह थे, सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इन्हीं के साथी थे भगत सिंह के। स्टार्टिंग में महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, फिर बाद में बोले महात्मा जी आपका रास्ता अलग, हमारा अलग, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही अपनी बात पर टिके रहते हैं। HSRA की स्थापना की, ये भी भगत सिंह के साथ में थे, HRA से HSRA। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी में ये भी थे, काकोरी वाले भगत सिंह नहीं थे उसमें, याद रखिएगा, ठीक है। सॉन्डर्स की जो शूटिंग हुई उसमें भी ये थे इनके साथ में, पर सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है, थे तो उसमें भी, बट इनका नाम नहीं आता डायरेक्टली। फिर क्या हुआ, एक दिन ये अपने साथी लोगों के साथ में, अल्फर्ड पार्क था इलाहाबाद में, वहाँ पे मीटिंग वगैरह कर रहे थे, किसी ने, कुछ साथी गद्दार ने एक तरह से इनके बारे में टिप दे दी पुलिस को कि ये वहाँ पे छिपे हुए हैं, क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी में और तो इनके सब साथियों को एक तरह से फांसी हो गई थी या काला पानी हो गया था, ये उसमें निकले थे, भाग गए थे एक तरह से वहाँ से, तो बच के निकल गए थे। तो अब अंग्रेज इनकी तलाश में पहले से थे, तो ये अल्फर्ड पार्क में कुछ मीटिंग वगैरह ले रहे थे, किसी गद्दार ने मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्होंने बोला था कि भाई मैं तो हमेशा आज़ाद रहूँगा अपनी पूरी लाइफ, अंग्रेजों का ऐसा नहीं कि जेल में जाऊँगा और वहाँ पे गुलाम रहूँगा। तो इनके पास में एक जब फाइनल गोली बची तो इन्होंने वो गोली खुद के ही मार ली कि भाई मैं आज़ाद था और आज़ाद ही मरूँगा, ठीक है। और इसलिए इनका नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर। उस पार्क का नाम जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी उसका नाम आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। इनके बारे में एक छोटा सा किस्सा है कि इनका नाम तो चंद्रशेखर ही था, बट आज़ाद कैसे लगा, ये कुछ यंग ही थे, शायद 17-18 साल के थे, और नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उसमें इनको भी जेल हो गई। और जब जज के सामने इनको पेश किया गया तो इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने चंद्रशेखर नहीं बोला, इन्होंने बोला मेरा नाम आज़ाद है। पूछा गया पापा का नाम क्या है, तो बोला स्वतंत्र है, मतलब नाम अलग थे पर अलग बोल रहे हैं। फिर तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो बोल रहा था मेरा एड्रेस जेल है। तो ऐसे मतलब इन्होंने बोला उस टाइम पे, तो उसके बाद में इनके नाम के साथ में आज़ाद जुड़ गया, तो इनका नाम हो गया चंद्रशेखर आज़ाद। सिर्फ 24 साल के ही इनकी डेथ हो गई, सिर्फ 24 ईयर्स। लग रहे होंगे आपको ज़्यादा के, बट 24 ईयर्स में देखो 23-24 साल में इन्होंने ये सब कर दिया। आप ये आई एम एथीस्ट और ये सब पढ़ोगे ना, मैं कल पढ़ने के लिए बैठा था, आपका दिमाग चकरा जाएगा 23 साल में इन्होंने क्या क्या लिखा था, ठीक है। इतना सब कुछ इन्होंने 23 साल की उम्र में कर दिया था। तो कम से कम हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो पढ़ लें, इतना तो हम काम भी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है जितनी आपको सफिशिएंटली आप यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ रिवोल्यूशनरी से रिलेटेड, ठीक है। उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, और उससे कम भले ही चल जाएगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी तो याद कीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, या लाला हरदयाल के बारे में, गदर पार्टी के बारे में, कम से कम ये 5-6 पॉइंट तो जरूर से याद रखिए। ओके, थैंक यू। इसी के साथ में आज की क्लास खत्म होती है। एक क्विज नहीं है, एक तरह से कल का टेस्ट है, आई थिंक, आई होप सब लोगों ने टेस्ट दिया है।